नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक भारत की खोज, जिसके लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बच्चों, आज हम अहमदनगर के किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रसंग हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं। देखिए इसे ध्यान से। अतीत का भार, अतीत का दबाव। बच्चे, यह वह कक्ष है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। ये 1942 से 45 तक वहाँ पे रखा गया था इन्हें। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस किले के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो है ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अहमदनगर का किला जो है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए इसे ध्यान से। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास भिंगर नदी पर स्थित एक किला है ये, जिसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया। ये इसका निर्माण जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, इसे जेल के रूप में जो व्यवहार किया गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन है। माने अभी जो ये किला जो है ये भारतीय सेना के अधीन है। अहमदनगर किले का उपयोग ब्रिटिश राज ने एक जेल के रूप में किया था और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अन्य सदस्यों को लगभग 3 वर्षों तक हिरासत में रखा गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की लोकप्रिय किताब को जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दौरान लिखा था। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब बात अहमदनगर के किले की आएगी तो उसके साथ जो है चांद बीबी का नाम जो है, जो एक मुस्लिम प्रशासिका थी, ये ज़रूर जो है आता है। तो इनके बारे में हम जो है जानकारी आपको दे रहे हैं। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में काम किया और चांद बीबी को जो है हम लोग सबसे ज़्यादा याद इसलिए करते हैं कि चांद बीबी ने सम्राट अकबर की जो मुग़ल सेना थी उससे मुकाबला किया था और उससे अहमदनगर की रक्षा की थी। ये जो किला है ये आज भी जनता के लिए इतिहास के तौर पर एक अद्भुत परिचय देता है। माने अहमदनगर के किले के साथ जो है चांद बीबी का नाम जो है जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अहमदनगर के किले के पाठ में 3 जो है बातें हैं। पहले जो है उन्होंने अहमदनगर के किला का परिचय दिया है, उसके बारे में बात की है। दूसरा इसका जो है उपशीर्षक है अतीत का भार और तीसरा है इसका अतीत का दबाव। तो बच्चों हम एक एक करके इन पर जो है बात करेंगे। अब देखिए, पहला है अहमदनगर का किला। अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा विचाराभिव्यक्ति, माने उन्होंने जो विचारों की अभिव्यक्ति की है उसकी प्रस्तुति इस प्रकार है। माने उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 20 महीनों से भी अधिक सा बंदी थे। जिस दिन वे यहाँ पहुँचे थे तब शुक्ल पक्ष के अंधियारे आकाश में दूज का चांद उन्हें दिखाई दिया था। माने नया चांद दिखाई दिया था। तब से जब भी नया चांद दिखाई देता था तो उन्हें याद आ जाता था कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया है।
चांद उनके बंदी जीवन का सहचर रहा, जो उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात दुख के बाद सुख आता ही है। अतः कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। माने नेहरू जी का जो उस कारावास में जो उनका सहचर था, सहचर माने साथी, कौन था? चांद था। अब देखिए अतीत का भार, इसके अंदर जो है नेहरू जी ने उस जेल में रहकर कौन से काम किए उसके बारे में जो है बात कहा गया है, बताया गया है। तो पहला कार्य उन्होंने क्या किया था? बागवानी का कार्य। बागवानी आप समझते हैं? तो बागवानी क्या है? फूल पौधे लगाना। अहमदनगर के किले में बंदी जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने बागवानी का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। सूर्य की तपती धूप में कई घंटे तक लगातार कार्य करके फूलों की क्यारियां बनाते थे। फूलों की क्यारियां माने फूल, जिसमें फूल उनको रोपने हैं, फूल लगाने हैं, और उसमें पौधों को रोपते थे। नेहरू जी ने कुदाल से खोदकर उस भूमि को उपजाऊ बनाया और क्यारियां बनाकर फूलों के पौधे रोपे, जिससे उनमें फूल आने लगे। अतः ऐसा करके उन्होंने वहां की अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बना दिया। नेहरू जी को पेड़ पौधों से भी विशेष लगाव था। माने वो कई घंटे जो है कड़ी धूप में जो है फूलों की क्यारियां बनाते थे और उसमें जो है फूल पौधे लगाते थे। अब देखिए अगला, देखिए कुदाल के बदले कलम उठाना। नेहरू जी ने जेल में रहते हुए कठिन जो है परिश्रम भी किया। वहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। नेहरू जी की इच्छा थी कि इस स्थान पर खुदाई करके नई नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, लेकिन जेल अधिकारी सीमित स्थान से आगे नहीं बढ़ने देते थे और इनके पास साधनों की भी कमी थी। माने नेहरू जी चाहते थे कि उस जो ज़मीन को खोद कर वो जो है वहाँ पे जो पुराने मलबे हैं, जो इतिहास जो है दबा हुआ है, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर कैदी थे इसलिए उनको अनुमति नहीं दी गई और उनके पास साधन भी सीमित थे। अतः उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम को हाथ में उठा लिया और प्रण लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे लिखते रहेंगे। अहमदनगर किले की ऐतिहासिकता, माने उसका क्या इतिहास है। नेहरू जी का मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अहमदनगर के किले की कोई विशेषता नहीं है और ना ही इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने अकबर की शाही सेना का मुकाबला अपने किले की रक्षा के लिए किया और उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। वह साहस से लड़ी, लेकिन अंत में उनकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी द्वारा कर दी गई। अब देखिए अतीत का दबाव, इसमें जो है यहाँ पर नेहरू जी ने विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो नेहरू जी के मन में विरासत के विषय में विचार उत्पन्न होते थे। वे सोचा करते थे कि आखिर विरासत क्या है, विरासत में उन्हें क्या मिला है, वे किन किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता ने हजारों वर्षों बाद जिन मूल्यों को प्राप्त किया, पराजय का दुख, विजय का हर्ष और मानव के साहसी कार्य, ये सब उनके साथ जुड़े हैं। वे इन सबके वारिस हैं। भारतीयों की विरासत में एक खास बात यह है कि वे अलग रहने में विश्वास नहीं रखते। माने नेहरू जी जब जेल में थे तो वो इन सब बातों पर जो है वो सोचा करते थे और उन्हीं विचारों को उन्होंने क्या किया है, अपनी पुस्तक में जो है अभिव्यक्त किया है। भारतीयों की विशेषता, नेहरू जी का मानना था कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में यह समाया हुआ है कि कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना में सभी विश्वास करते हैं। नेहरू जी अपने विचारों में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की बात विशेष बात है कि ये अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते और ये विचार जो है हमारे रक्त, मांस और हड्डियों में समाया हुआ है, माने हम सभी को एक समझते हैं। यही बात जो है वो सबको मिलाकर एक करती है।
इसी के आधार पर नेहरू जी कहते हैं कि इसी के आधार पर वर्तमान और भावी रूप बनेगा। विरासत की इस विशेषता का विचार जो लंबे समय से उनके मन में घर किए हुए था, वे इसी विशेष विरासत के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन विषय की जटिलता और कठिनता से उन्हें भय लगता था कि सतही तौर पर इस विषय को वे स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। माने नेहरू जी जो है लिखने से डरते थे कि वो जो है इस विषय पर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये भय जो है उनके मन में हमेशा जो है समाया था। अब देखिए इतिहास लेखन, इस शीर्षक के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं। नेहरू जी मानते थे कि जब तक वे आज़ाद होकर कर्म के माध्यम से अपने वर्तमान को अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वे उसको लिख नहीं सकते, और ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर वे भविष्य के बारे में लिख सकते हैं। माने नेहरू जी का क्या मानना था कि हमें, क्योंकि नेहरू जी उस समय क्या है कि हमारा देश जो है उस समय गुलाम था और नेहरू जी जो है अंग्रेजों की कैद में थे, तो वो जो है कहते कि जब तक वो आज़ाद होकर जो है अपने वर्तमान को अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक वो कुछ नहीं लिख सकते। नेहरू जी बताते हैं कि जब मैं लिखने में असमर्थ होता हूँ और समझ में नहीं आता क्या लिखे, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही कुछ लिखने में सक्षम होता हूँ। उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में सरल शब्दों में लेखन कार्य आरंभ किया। लेखक गेटे का एक कथन उदाहरण देकर पुष्टि करता है, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। माने नेहरू जी ने कहा कि जब तक कि वो महसूस नहीं करेंगे तो वो लिखेंगे कैसे, और जब उन्हें कुछ नहीं समझ आता था, असमर्थ होते थे कि वो क्या लिखें, तो वो जो है आज के विचार और जो क्रियाकलाप है उसमें संबंध स्थापित करके कुछ लिखने का प्रयास करते थे। बच्चे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। इस पाठ में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर जेल की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेहरू जी ने बागवानी का कार्य कहाँ से शुरू किया? नेहरू जी बागवानी के शौकीन थे, अतः अहमदनगर किले की जेल में बागवानी का काम किया। नेहरू जी भविष्य के बारे में क्यों नहीं लिख सके? नेहरू जी भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सके थे क्योंकि वे ऐसा करके किसी पैगंबर की भूमिका अपना सकते थे। माने वो इसलिए नहीं लिख पाए कि भविष्य में वो लिखेंगे क्या उसके बारे में। अहमदनगर के किले की मिट्टी कैसी थी? यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। खुदाई करते समय लेखक को जमीन के नीचे क्या क्या मिला? खुदाई करते समय लेखक को जमीन के नीचे दीवारों के कुछ हिस्से, कुछ गुंबद और इमारतों के हिस्से मिले। लेखक को चांद क्या संदेश देता था? लेखक को चांद संदेश देता था कि दुखों के बाद सुख भी आते हैं। नेहरू जी ने अपना सहचर किसे कहा है और क्यों? नेहरू जी ने अपना सहचर चांद को कहा है क्योंकि वह निश्चित समय पर आकर उन्हें एक दिन का एहसास कराता है कि माने एक दिन, एक महीना कम हो गया, एक दिन कम हो गया। नेहरू जी अपनी कलम से किसके इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे? नेहरू जी अपनी कलम से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। दम घोंटू दबाव किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है? दम घोंटू दबाव उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है? अतीत के दबाव से अभिप्राय मनुष्य के मानस पटल माने उसके दिमाग पर प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव से है। अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी के विचार थे कि मनुष्य को अतीत अच्छे और बुरे दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। यदि अतीत अच्छा हो तो खुशी महसूस होती है, और यदि असंतोषजनक हो तो दम घोंटू हो जाता है। दम घोंटू माने सांस रुकने लगती है, दम घुट जाता है। नेहरू जी किस किस को अपनी विरासत मानते थे? नेहरू जी ने उन सबको अपनी विरासत माना है जिसे मानवता ने हजारों वर्षों के बाद प्राप्त किया है। इसमें विजयों का उल्लास, पराजय की दुखद मंत्रणा तथा मनुष्य के हैरत अंगेज कारनामे भी शामिल हैं। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? खुदाई का काम जारी रखने के लिए उनके पास साधनों की कमी थी। सीमित साधनों से आगे की खुदाई की अनुमति अधिकारियों ने नहीं दी, अतः उन्होंने
कुदाल को छोड़कर कलम इसलिए उठाई जिससे कि वे अपनी कलम के माध्यम से देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास करते रहें। लेखक का स्थायी सहचर कौन था और वह क्या क्या याद दिलाता था? अहमदनगर के किले में लेखक का स्थायी सहचर चांद था, जो उसे याद दिलाता था कि कारावास का 1 मास और बीत गया। मास माने महीना। वही लेखक को यह भी याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाले का भी आगमन होता है, अतः कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा कब की? उन्होंने जो है पुनः यात्रा की सन 1953 में। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू जी कौन कौन से काम करते थे? कौन से काम करते थे? वो बागवानी करते थे। वे रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बिताने में बिताते थे, माने फूलों की जो है क्यारियां बनाते थे और उसमें पौधे रोपते थे। लेखक की यह कौन सी जेल यात्रा थी? वह यहाँ कितने समय से था? लेखक की यह 9वीं जेल यात्रा थी। अहमदनगर के किले में नेहरू जी अपना शौक पूरा करने के लिए क्या काम करने लगे? बागवानी। नेहरू जी ने बागवानी को छोड़कर कौन सा काम प्रारंभ किया? लेखन, इतिहास लेखन का। उन्होंने भारत की खोज पुस्तक जो है लिखी। अहमदनगर का किला क्यों प्रसिद्ध था? अहमदनगर का किला चांद बीबी की साहसिक घटना के लिए प्रसिद्ध था। किले में नेहरू जी को किस चीज के अवशेष मिले? पुरानी इमारतों के। नेहरू जी को कलम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? क्योंकि अपनी खुदाई के काम को वो आगे बढ़ाने के लिए उनको जेल अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली। लेखक को अहमदनगर के किले से जुड़ी कौन सी घटना याद है? यह किला साहसी महिला शासिका चांद बीबी से जुड़ा हुआ है, जिसने अकबर से मुकाबला किया, माने ये घटना उन्हें याद है। चांद बीबी कौन थी? इस किले से जुड़ी क्या कहानी प्रसिद्ध है? वे एक सुंदर महिला के साहस की कहानी थी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो बच्चों, ये अहमदनगर का किला जो है पाठ जो है यहाँ समाप्त होता है। अगला पाठ हम लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।